अमृता दोपहर के समय अपने घर के छत पर टहल रही थी कि तभी उसकी नज़र गेट के पास खड़े एक डाकिये पर गई, जो अपनी साइकिल स्टैंड लगाकर अपनी बैग से चिट्ठी निकाल रहा था। उसने डोरबेल बजाई और अमृता नीचे की ओर चल दी। जब तक अमृता नीचे आई तब तो उसने देखा कि मुकुल ने दरवाज़ा खोलकर चिट्ठी ले ली थी। उसने दरवाज़ा बंद किया और चिट्ठी खोलने लगा। तब अमृता मुकुल से कहती है, किसी को चाहिए होता तो मेल कर देता, आज के ज़माने में चिट्ठी से कौन कम्युनिकेट करता है। मुकुल ने चिट्ठी खोली और पढ़ते हुए बोलने लगा, गांव से मनोहर चाचा ने लिखी है। अमृता कहती है, गांव से तुम्हारा कोई गांव भी है क्या? अमृता हंसते हुए मुकुल से पूछने लगी। मुकुल कहता है, गांव? क्या मतलब है? हम बहुत छोटे थे तब किसी जहांगीराबाद की जगह की बात हुआ करती थी। पिताजी वहीं से आए थे। हमें तब पता लगा जब एक दिन गांव से मनोहर चाचा शहर आए पिताजी से मिलने, एक ज़मीन के सिलसिले में। बस तब पता लगा। तब अमृता कहती है, तो पढ़ो क्या लिखा है मनोहर चाचा जी ने। चिट्ठी में लिखा था कि उनके बेटे शंकर की शादी है और निमंत्रण सह परिवार का था। अमृता तुरंत बोल पड़ी थी, उसे गांव देखना है। 2 दिन बाद वे लोग अपनी गाड़ी से जहांगीराबाद के लिए निकल पड़े। उन्हें गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। गांव की खुरदुरी सड़क पर गाड़ी को दिखाते हुए चल रही थी। गूगल मैप से रास्ते में मदद तो हो रही और उससे ऐसा लग रहा था जैसे वह भटक गया हो कि तभी उसने कानों में किसी के गाना गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मुकुल ने गाड़ी रोककर साइड मिरर से देखा तो 2 आदमी साइकिल पर सवार कोई गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहे। मुकुल उन्हें कहता है, भैया जी, ये मनोहर चाचा जी का घर आपको मालूम है? तब वो 2 आदमी कहते हैं, जिनके घर में शादी है ना? मुकुल हाँ में सर हिलाता है और इसके बाद उनमें से एक आदमी उसे बताता है कि वे लोग उन्हीं के घर से है। मुकुल और अमृता गाड़ी से उनके पीछे पीछे चल दी। अमृता रास्ता एंजॉय करते हुए विंडो से बाहर देख रही थी। ठंडी हवा उसके बालों को सहला रही थी। वह साइड मिरर में अपने बाल सही कर रही होती है कि तभी उसे एक आदमी बहुत तेजी से दौड़ते हुए आता दिखाई दिया। उसके दौड़ने की गति इतनी तेज थी, बिजली की रफ्तार से गाड़ी से आगे भाग गया। अमृता हैरानी से उसे देखती रह गई। मुकुल और अमृता आखिरकार मनोहर चाचा के घर पहुंचे। अपने दूर के रिश्तेदारों का ऐसा स्वागत देखकर अमृता का थकान से भरा चेहरा खिल उठा। गले में सोने की चेन और हाथों में खूबसूरत साड़ी देख के अमृता बहुत खुश हो गई। मनोहर चाचा उन्हें उनके कमरे में ले गए। मुकुल और अमृता अपने कमरे में फ्रेश होने के बाद आराम से बैठकर बातें कर रहे होते हैं। कैसे एक आदमी बिजली की गति से उनकी गाड़ी से आगे निकल गया होता है। जैसे ही उसे यह बात याद आती है, वह तुरंत मुकुल को बता दे। इससे पहले मुकुल अमृता की पूरी बात समझ पाता, उन्हें कई आवाजें उठने का शोर सुनाई देने लगा। मनोहर चाचा और उनकी पत्नी समेत उसके चचेरे भाइयों की आवाज एक साथ उठ रही थी। वो दोनों तुरंत अपना घर छोड़कर बाहर की ओर भागे। मनोहर चाचा का घर बड़ी जमीन पर था। सामने एक घना वृक्ष था। उसी वृक्ष की एक घनी डाली से एक बछड़ा कसा हुआ था, जैसे उसे किसी ने कसकर जकड़ रखा हो। वृक्ष के आसपास से अजीब सी चीख उठ रही थी, जो आसपास खड़े लोगों के कानों को पूछ रही थी। लोग डंडे से उस डाल पर वार करके चिल्लाते हुए किसी को भाग जाने को कह रहे हैं। बड़ी मुश्किल से बछड़े को छुड़ाकर जमीन पर रखा गया था। अगली सुबह अमृता मनोहर चाचा की पत्नी के साथ चौके में खाना बनाने में उनका हाथ बटा रही थी कि तभी अमृता उनसे पूछ बैठी, चाची जी, कल रात को हुआ वो क्या था? चाची कहती हैं, बड़ी पुरानी बात है बेटी। चाची ने अमृता को बताया कि आज से कई साल पहले इस गली छोड़ के एक घर में पति पत्नी रहा करते थे और वो लोग सात्विक नहीं थे। उनके घर से आए दिन मांस के पकने की बदबू आती रहती थी। एक दिन पड़ोस से कोई उनके घर के पास से निकला।
तो उसे बड़ी ही गंदी बदबू आई और धीरे धीरे यह बात सबको पता लग गई। जब लोग अंदर पहुंचे तो उन्हें कुएं में गाय का बछड़ा, बकरा, खरगोश और छोटे छोटे जानवर मिले। उसके बाद लोग जानवर हत्या बर्दाश्त न कर सके और गुस्से में आकर लोगों ने उन्हें मार डाला। उसके बाद वह घर अंधेरे और सन्नाटे में डूब गया। कहते हैं कि आज भी उनकी आत्मा ऐसा करती है, कोई वहां से गुजरता भी नहीं है। चाची कहती है ऐसी असुरी प्रवृत्ति के थे वो लोग। कहानी सुनकर अमृता का सर नाचने लगा और वो चौका छोड़कर अंदर कमरे में चली गई। अमृता दिन भर चाची की सुनी कहानी के बारे में सोचती रही। सूरज बादलों के पीछे छुट गया और रात का पहरा। अमृता ने देखा कि मुकुल गहरी नींद में सोया हुआ है। उसकी सोच, उसका दिमाग अभी भी उस कहानी में अटका था। उसने धीरे से मुकुल का हाथ अपने ऊपर से हटाया। रात के घने अंधेरे में वो दबे पांव घर से बाहर निकल गई। कड़ी सर्दी और कोहरा इतना था कि आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। किसी तरह अमृता दूसरी गली तक उस घर के पास पहुंची। घर पूरी तरह से उजड़ा हुआ था। घर के ऊपर बना हुआ छप्पर लगभग 2 टुकड़ों में था। कुछ कौवे छत पर इटखरी पर शोर कर रहे थे। अमृता की नजर पूरे घर पर गई। घर की बाउंड्री वाली जो दीवार थी वहाँ 2 हिस्सों में थी, जिसके बीच में एक छोटा सा लकड़ी का गेट था। वो गेट खोलकर घर के अंदर आ गई। पूरा घर कोहरे की चादर से ढका हुआ था। अंदर आते ही सबसे पहले अमृता की नजर चौखट के अंत में बने कुएं की तरफ गई। उसने दूसरी तरफ देखा तो सामने खंबा था जहाँ से घर 2 हिस्सों में दिखाई पड़ रहा था। एक दरवाजे से घर का अंदरूनी हिस्सा पूरा दिखाई पड़ रहा था, तो दूसरे दरवाजे से खाली बाहर का एक छोटा सा हिस्सा। अमृता पहले हिस्से से घर के अंदर गई। अंदर का हिस्सा कबाड़ खाने से कम नहीं लग रहा था। अंदर आते ही उसकी नज़र 2 फोटो फ्रेम पर पड़ी। एक में एक आदमी था जिसके सर पर सफ़ेद पगड़ी थी, चेहरा चकोर था, और दूसरे में एक औरत की तस्वीर थी। रंग सांवला था और काली गहरे आंखें थी। तस्वीरों से नज़र हटाते ही वो आगे बढ़ी थी कि 2 फ्रेम में लगी दोनों चेहरों की आंखें अमृता की तरफ गई और उसे आगे जाते हुए देखने लगी। अमृता को इसकी भनक नहीं थी। वो पूरा घर टटोलने लगी। पास में रखी टेबल पर उसे एक पुरानी सी बिछिया दिखाई दी। न जाने क्यों, पर अमृता का दिल उस बिछिया पर आ गया और उसने उसे तुरंत अपने दाएं पैर की छोटी उंगली में पहन लिया। घूमते घूमते वह घर के दूसरे हिस्से से बाहर आ गई। कुएं के पास गई। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई चप्पल पटक कर आगे बढ़ रहा हो। वो ठक ठक की आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। कभी एक पैर तो कभी 2 पैर की एक साथ आवाज़ आती है। उसने पीछे पलट कर देखा तो कोई नहीं था, और फिर जैसे ही वो आगे पलटी और कुएं में थोड़ा अंदर तक झांकने लगी, एक धक्के से वह कुएं के अंदर गई और कुएं के अंधेरे कोने में डूब गई। पंखों के फड़फड़ने की आवाज़। अमृता के हाथ में बड़ा चाकू है और सिल्ली पर मारा हुआ खरगोश पड़ा हुआ है। अमृता उस पर वार करने जा रही होती है कि तभी मनोहर चाचा की बेटी उसे ऐसा करते देख लेती है और वो चिल्लाते हुए अंदर की ओर भाग जाती है। उसका चिल्लाना सुन सब इकट्ठे हो जाते हैं और रसोई की तरफ भागे चले जाते हैं। मनोहर चाचा, उनकी पत्नी, उनका बेटा और मुकुंद सब स्तब्ध होकर अमृता को देख रहे थे। उसके हाथ में थमा हुआ धारदार चाकू और सिल्ली पर मरा हुआ खरगोश। चाची भाप गई कि अमृता बेसुध हालत में थी। उसे होश तो था, पर वो होश में नहीं थी। उनकी आंखों में डर बसने लगा था। मुकुल ने अमृता से चाकू छुड़ा और उसे अंदर कमरे में ले गया। इसी तरह अमृता को अंदर लाया और बिस्तर पर बिठाया। मुकुल अमृता को आवाज़ देकर बुलाने लगा और अमृता को शायद कुछ सुनाई पड़ रहा था। मनोहर चाचा अमृता के इस कृत्य से दुखी थे। मनोहर चाचा तब कहते हैं, यह ब्राह्मणों का घर है, इसमें ये लड़की जानवर पकड़ने चली थी। उनकी बात में गुस्सा था। उनकी बातें सुनकर उनकी पत्नी से रहा न गया और वो सारी बात अपने पति को बता बैठी। कैसे उसे एक रात के किस्से ने अमृता के मन में सवालों की आंधी लाई थी और
कैसे चाची को घर के जिक्र की बात अमृता के सामने रखनी पड़ी। मनोहर चाचा ने कहा, तो क्या अमृता उस घर में गई थी? वह आग बबूला हो उनसे पूछने लगे, जिस पर उनका जवाब था कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। मनोहर चाचा सोच में पड़ गए। एक तरफ उनके घर में उनके बेटे की शादी थी और दूसरी तरफ यह सिलसिला। उस दिन उस घर में शाम होने के बाद बहुत बेसब्री से इंतजार किया गया और जैसे ही शाम हुई, मनोहर चाचा ने मुकुल से उसके कमरे में बात करी कि वो अमृता को लेकर वापस चला जाए। घर में शादी और वो कोई अपशगुन नहीं चाहते थे। अमृता चुपचाप बिस्तर पर पड़ी थी। चाची मौन थी। वह अपने पति के आगे कुछ बोलना नहीं चाहती थी कि तभी अमृता अचानक से उठी और बोल पड़ी। उसकी आवाज में एक भारीपन था, जैसे उसका कंठ अचानक से भारी हो चला हो। आवाज में रगड़ थी। मुकुल पहचानता था कि वो उसकी बीवी नहीं है। अमृता तब भारी आवाज में कहती है, क्यों मनोहर, क्यों नहीं रह सकती मैं? मुझे न रख, पर ये लोंढिया को तो रखेगा ना? मैं तो इसके अंदर हूँ ना। सबके कदम डर में पीछे हट गए। तब फिर से अमृता भारी आवाज में कहने लगी, क्या गलती करी लोंढिया? यही ना कि यह कल रात मेरे घर चली आई और मैं उसके पीछे पीछे यहाँ तक चली आई। इतना बोलते ही वह गंदी तरह से हंसने लगी। लार उसके मुंह से गिरी तो उसने उसी को चाट लिया। तब अमृता पर हावी हुई आत्मा कहती है, जादू देखोगे? तुम सब जादू देखोगे? इसके बाद कमरे में तेज आंधी उठी और सबके सब कमरे से अपने आप बाहर खदेड़ दिए। कमरा अपने आप बंद हो गया और अंदर से हंसने की आवाजें आ रही थी। इस हादसे को कुछ दिन बीत गए, पर अमृता के हालात नहीं बदले थे। दिन भर उसके मुंह से मानव मास, बस यही शब्द निकलता रहता था। घर की शादी को कुछ दिन आगे बढ़ा दिया गया था। चाचा जी का इरादा भी बदल गया था, क्योंकि ऐसी हालात में वह मुकुल से नहीं कह सकते हैं अमृता को लेकर वापस चला जाए। दिन भर अमृता का मास मास चिल्लाना और रात भर दरवाजे के अंदर से बड़बड़ करना दिलों में दहशत पैदा कर रहा था। काफी दिन हो गए थे मुकुल ने अमृता को देखा नहीं था, इसलिए एक शाम सबसे बचकर अमृता को देखने के लिए घर के पीछे से होते हुए गया। बाहर लगी हुई खिड़की से उसने झांका तो उसकी आंखों से आंसू झलक आए। अमृता की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। जहाँ से मुकुल ने उसे देखा, वहाँ से उसकी बीवी उसे दर्द में तड़पती हुई दिखी, जमीन पर लौटती हुई, कभी कभार खुद को ही काट लेती और अपने ही खून का स्वाद लेती। मुकुल रो पड़ा। उससे अमृता की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने अपने आंसू पोंछे और वहाँ से चला गया। मुकुल ने चाचा जी से बात करी कि वह अमृता को यहाँ से ले जाना चाहता है, जिस पर वह मुकुल को समझाते हुए कहने लगे, समझने की कोशिश करो बेटा, तुम्हारी बीवी की ऐसी हालत नहीं कि हम तुझे यह इजाजत दे, तुम उसे यहाँ से ले जाओ। मुकुल कहता है, चाचा जी वो मेरी बीवी है, प्यार करता हूँ मैं उस और ऐसे हालात में नहीं रख सकता। शहर जाऊंगा तो हॉस्पिटल में इलाज हो जाएगा। तब चाचा जी कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बीवी ने अपनी उत्सुकता में आकर जो हरकत करी है उसका इलाज किसी हॉस्पिटल या हकीम और किसी डॉक्टर लोगों के पास होगा? अगर ऐसा होता तो अब तक तुम्हारी बीवी ठीक हो गई होती और इस घर में मेरे बेटे की शादी भी संपन्न हो गई होती। तभी चाची कमरे में आई और कहने लगी, इसे भूत बाधा कहते हैं। सच पूछो तो गलती मेरी है। मुझे अमृता को उस घर की कहानी नहीं बतानी चाहिए थी। तब ये सब हो रहा है। अब इसका काट भगवान ही जाने कब मिलेगा। हमें भी उसकी उतनी ही चिंता है जितनी तुम्हें है बेटा। मुकुल थोड़ा सोच में पड़ गया। कौन से घर की बात चाची कर रही? फिर मुकुल को पूरी बात पता चली और वो धीरे धीरे अमृता को लेकर और परेशान रहने लगा। मुकुल को कोई बात बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। जिस अमृता को वह इतना प्यार करता था, आज उसी की ऐसी हालात देखकर वह मन ही मन उस बुरी आत्मा को कोस रहा था जिसने अमृता पर काबू पा लिया था। सोचते सोचते मुकुल घर से काफी दूर खेतों में निकल गया था और एक तालाब के किनारे बैठकर गहरी सोच में डूब गया। तालाब के ठंडे पानी से कोहरे की हल्की धुंध
उठ रही थी और उसी के पास बैठे थे 4 आदमी जो आग जलाए थे। ठंड के मौसम में वह अपने शरीर को गर्म कर रहे थे। मुकुल अपनी जगह से उठकर चल दिया तो तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आई, जो उनमें से किसी की एक ने लगाई थी। ओ भैया जी, सुनो तो जरा। मुकुल ने पीछे पलट कर देखा तो उन 4 आदमियों में से एक ने अपना हाथ ऊपर उठाकर उसे दोबारा आवाज लगाई, अरे इधर आओ, आओ भैया जी। मुकुल उनके पास आया तो उसने देखा कि चारों ने अपने बदन को गर्म शॉल से ढक रखा है। एक ने उसे बैठने का इशारा किया और मुकुल से कहने लगा, अत्यंत दुखी, कोनो बात हुई है क्या? तब मुकुल कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तब फिर से उन चारों में से एक ने कहा, वाकई परेशान लग रहा है, अब आप बता देते तो दिल हल्का हो जाता। उनकी बात उनके बोलने में कुछ ऐसा था कि मुकुल का सारा दर्द छलक कर बाहर आ गया और उसने सारी बात उनके सामने रख दी। तभी उनमें से ही एक बोला, जानते हो भैया जी, आपकी बीवी आपको एक बात बताना जा रही थी पर अधूरी रह गई। मुकुल ने पूछा, कौन सी बात? वही बिजली से तेज गति से भागने वाले आदमी की। मुकुल को याद आता है कि अमृता की बात अधूरी रह गई जिससे वो सब उसे बताना चाहती थी। जब तक मुकुल आगे कुछ और आदमी से पूछ पाता, वह आदमी बोला, हम बताने आए थे पर क्योंकि हम इस संसार से परे हैं इसलिए नीति में बाधा नहीं बन सकते थे। मुकुल को उस आदमी की यह बात बहुत अजीब लगी। वो क्या कहना चाह रहा, यह बात उसके सर के ऊपर से निकल रही थी। इससे पहले मुकुल उस आदमी से कुछ खोज पाता, वहां ना जाने की तेज हवा का बहाव शुरू हो गया और मुकुल को छोड़कर सबने अपनी गर्दन नीचे कर ली। आग की लपटें उनके ऊपर से फैल रही थी। मुकुल भी अपना बचाव करते हुए नीचे झुका और तभी उसकी नजर उन चारों के पैर पर पड़ी जो उल्टे थे। वह सन्न रह गया। थोड़ी देर में सब शांत हो गए। फिर उन चारों में से एक आदमी कहता है, देखो भैया, बात ऐसी है कि यह जगह बहुत भूतों से घिरी हुई है और सब जान के दुश्मन नहीं होते हैं, कुछ होते हैं जो आपकी भलाई चाहते हैं। जैसे उस रात मैं आपको आगाह करना चाह रहा था, पर खैर जाने दो। इसके बाद उसने बताया कि उसकी बीवी की जो हालात है, 2 ही हालात में हो सकती है, या तो उसने खुद उस आत्मा को निमंत्रण दिया हो या फिर कोई ऐसी निशानी जो भूल से वो अपने साथ ले आई हो। इसका पता करना था और अगर समय रहते पता चल जाए तो अमृता ठीक हो सकती थी। मुकुल डर से उनकी बातें सुनता रहा। अमृता को लेकर डरा हुआ था और इस समय जब वह खुद भूतों के बीच में बैठा हुआ था। इसके बाद वह 4 आदमी वहां से उठकर चल दिए। मुकुल उन्हें जाते हुए देख रहा था। वह थोड़ी दूर गए और एक एक करके तालाब के ठंडे पानी में समाहित हो गए। सोच में डूबा हुआ मुकुल वापस घर आया। घर के बाहर झालरें लगी हुई थी। अंदर का माहौल रंगीन था। पूरा आकाश रात की काली चादर से ढका हुआ था। उसके कदम घर के अंदर गए और सीधा उस कमरे के बाहर रुके जिसके पीछे अमृता बेसुध जमीन पर पड़ी थी। मुकुल धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर गया और बेसुध पड़ी अमृता के पास बैठकर उसे गौर से देखने लगा। वह अपने आप से बात करते हुए बोला, ऐसा क्या ले आई हो तुम अपने साथ अमृता, जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है? उसने अमृता को ऊपर से नीचे तक देखा। तब उसके कुछ पकड़ में आया। अमृता के दाएं पैर की छोटी उंगली में एक बिछिया थी जो इस हादसे से पहले कभी मुकुल ने उसके पैर में नहीं देखी थी। जैसे ही मुकुल ने उसे निकालना चाहा, अमृता जाग गई। सुर्ख सफेद आंखों से उसे देखते हुए बोली, क्या सोच रहा था कि बिछिया निकाल के जाकर वही फेंक देगा और मुझे पता नहीं चलेगा? उसकी आवाज़ बहुत ही भारी थी जिसमें मर्द और औरत एक साथ बोल रहे थे और इस आवाज़ का स्वर बाकी घर वालों तक पहुंचा। वो सब अपने अपने कमरों से बाहर निकलकर दूसरे कमरे में आ गए। जब तक घर के बाकी लोग आए तब तक अमृता के अंदर बसी आत्मा ने मुकुल को चौखट के बाहर धकेल लिया। वो कमरे से बाहर आई और जोर जोर से रुदन करने लगी। उसकी सफ़ेद आंखें, पूरे बदन से झलकती नसें, होठों पर लगा खून, उलझे बिखरे बाल
और टेढ़ी चाल। कुछ देर में वह अपने शरीर को पूरा पलटकर उल्टा चलने लगी। खौफ का यह दृश्य किसी से देखा न गया। चाची दूर हटकर खड़ी हो गई अपनी बेटी को लेकर। तब तक मुकुल जोर से चिल्लाया, अमृता के दाएं पैर में एक बिछिया है, उसे निकालकर कहीं दूर ले जाना होगा। मनोहर चाचा और उनके बेटे ने अमृता के शरीर पर काबू पाने की कोशिश की, पर नाकाम रहे। अंदर बसी आत्मा अपने पूरे बल से उन पर भारी पड़ रही थी। अमृता मनोहर चाचा की बेटी पर झपटी, जिसे देखते ही चाची डर में चिल्लाई और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी बेटी चक्कर में आ गई थी। खूंखार नाखूनों से भरा हुआ हाथ उसके मुंह की तरफ बढ़ा ही रही थी कि तभी तेज बार से किसी ने अमृता के सिर पर मारा। मनोहर चाचा ने पलट कर देखा तो मुकुल के हाथ में एक छोटी सिरिया थी, जिससे उसने अमृता पर वार किया था। उसकी आंखों में से आंसू थे, सब सन्न खड़े थे। खून अमृता के सिर से बहता हुआ मुकुल के पैरों तक पहुंचा। उसने सरिया छोड़ दी और जमीन पर बैठ गया। चाची ने धीरे से वह बिछिया निकाल दी। ऐसा लगा जैसे सब ठीक हो गया हो। और तभी अमृता का शरीर हवा में उठा और तैरने लगा। पैर उल्टे हो गए। खौफ वापस आ गया। मुकुल इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। उसने चाची से बिछिया छीनी और उसे लेकर बाहर की ओर भागा। अमृता हवा में तैरती हुई मुकुल के पीछे लग गई। मुकुल भागता हुआ उसी तालाब के पास पहुंचा। उसने पलट कर देखा तो आसपास कोई नहीं था। उसने अपना हाथ खोला और बिछिया को गौर से देखने लगा। मुकुल ने तय कर लिया था कि वह इस निशानी से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर अमृता को बचा लेगा। पर जब तक वो उस तालाब में था, तब तक एक जोर की चीख के साथ वो एक भयानक रूप में उसके पीछे से आई और उसे लेकर तालाब में कूद गई। जिस हाथ में वह बिछिया थी, उसी हाथ को उसने जोर से जकड़कर दबा लिया और पानी के अंदर ही जंग शुरू हो गई। उसने मुकुल पर लगातार वार किए। वो किसी तरह से अपनी किस्मत बांधकर डटा रहा। लड़ाई कुछ देर और चली कि तभी किसी फरिश्ते की तरह वो चार भूत जो मुकुल को शाम मिले थे, पानी के अंदर से उसकी भाव में ऊपर की ओर आते हुए दिखाई। उन्होंने अमृता को जोर से पकड़ लिया, ऐसे कि उनके हाथ अमृता के शरीर के खाल के अंदर प्रवेश होते दिखाई दिए। मानो कोई शक्ति अमृता के शरीर से उस औरत की आत्मा को बाहर खींचने का काम कर रही थी। थोड़ी देर में उसके अंदर बसी आत्मा को बाहर खींच लिया गया। मुकुल ने अमृता के शरीर को थाम लिया। उस बिछिया को अलग कर वह पानी से लेकर उसे बाहर निकला और उन चार भूतों का आभार प्रकट करते अगली सुबह घर पर आकर सब ठीक था। अमृता के सर पर पट्टी बंधी हुई थी। सबने राहत की सांस ली। मुकुल तुरंत जहांगीराबाद छोड़कर रवाना हो गए, वापस शहर की ओर।